कुछ भी अभी हुआ? क्या वो सच था? यष्टि ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। इधर एकांश भी इन्हीं विचारों में था कि अगर यष्टि ने हाँ नहीं किया तो वो इतनी जल्दी शादी के लिए लड़की कहाँ से लाएगा, वो भी ऐसी लड़की जिसे श्रेया भी पसंद करती हो। इस समय यष्टि के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। एकांश को सिर्फ और सिर्फ श्रेया की ही फिक्र हो रही थी। यष्टि अपने कपड़े चेंज करके नीचे पानी पीने आई तो सुनीता जी की नजर यष्टि पर पड़ी। उन्होंने उससे कुछ बात करने के लिए कहा। सुनीता जी यष्टि को लेकर बाहर गार्डन में आई। उन्होंने यष्टि के हाथ को थामते हुए कहा, बेटा बैठो थोड़ी देर मेरे साथ। इतना कहते हुए उन्होंने यष्टि को अपने पास बिठा लिया। उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा एकांश पापा से शादी कर लो, सिर्फ श्रेया के लिए। वो एक अच्छे इंसान है। हाँ, गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है उसे, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, थोड़ा गुस्सा? मैं तो जब से आई हूं उस इंसान का गुस्सा और एटीट्यूड ही देख रही हूँ। श्रेया के लिए अगर मैं मान भी गई तो मेरे साथ एकांश का नाम जुड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मैंने अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर इमेजिन नहीं किया था। एकांश तो बिल्कुल भी लविंग और केयरिंग है ही नहीं। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, एकांश पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे। धोखा हर इंसान में कड़वाहट भर ही देता है। ऊपर से उन्होंने अपने भाई और भाभी को अभी अभी खोया है, जिनकी इकलौती निशानी श्रेया है। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा? धोखा? इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाती, एक सर्वेंट दौड़कर अंदर आया और सुनीता जी से एकांश के उनको बुलाने की बात कही। सुनीता जी की बात इस समय अधूरी रह गई। इधर उनकी बात ने यष्टि को सोच में डाल दिया था। यष्टि भी वहां से अंदर आ गई। वो अपने रूम में जाकर बेड पर लेटकर इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी। उसे नींद भी इन्हीं ख्यालों में आई, जिसकी वजह से उसने सपने में देखा कि मीरा कपूर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही है। एकांश बेबस सा जमीन पर बैठा है। श्रेया बस पूरी तरह से रोए जा रही थी। यष्टि लगातार एकांश से श्रेया को रोकने के लिए बोल रही थी, लेकिन एकांश वहां से हिला तक नहीं। आखिरकार यष्टि ने एकांश का हाथ थाम लिया, जिसके बाद यष्टि ने आगे बढ़ते हुए रोती हुई श्रेया का हाथ थामकर उसे मीरा के साथ जाने से रोक लिया। ये हक जिसकी वजह से वो श्रेया को मीरा के साथ जाने से रोक पाई, वो एकांश से शादी के बाद ही उसे मिला था, जिसे वो सपने में भी नकार नहीं पाई। इस सपने को देखने के फौरन बाद ही यष्टि की आंख खुल गई। वो पसीने पसीने हो रही थी। यष्टि इसी हालत में उठकर एकांश के पास जाने लगी, जब उसे याद आया कि उसे तो किसी का भी अपने रूम में आना पसंद नहीं है। फिर वो वहां से उठकर श्रेया को देखने उसके रूम में गई तो उसकी नजर श्रेया के सिरहाने बैठे एकांश पर पड़ी। यष्टि ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकांश उसे वहां मिलेगा। यष्टि जाकर श्रेया की दूसरी तरफ बैठ गई। उसने एकांश की आंखों में देखते हुए कहा, एकांश मैं ये शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। एकांश ने खुश होते हुए कहा, बोलो क्या चाहती हो तुम? यष्टि ने एकांश से कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने बिहेवियर में थोड़ी पोलाइटनेस लाइए। श्रेया को मैं अपने तरीके से संभालूंगी, आप मुझे नहीं टोकेंगे। मैं आपके साथ एक बेड पर नहीं सोऊंगी। आप अपनी लिमिट्स
कभी क्रॉस नहीं करोगे। और जब मेरा भाई छुट्टियों पर आएगा तब वो भी यहाँ रहेगा मेरे साथ। बोलिए, अगर आपको ये सब मंजूर है तो मैं रेडी हूँ। यष्टि ने इतनी शर्तें रख दी थी जो उसे सही लगी। एकांश को श्रेया की इन सब में से किसी भी शर्त से कोई दिक्कत नहीं थी, सिवाय श्रेया को अपने तरीके से संभालने के। लेकिन एकांश इस समय इस कंडीशन में नहीं था कि वो उससे इस बात पर झगड़ा करे। एकांश ने यष्टि को जवाब दिया, ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे अभी भी तो तुम मेरे साथ एक ही बेड पर हो। वॉट इफ यू ब्रेक योर रूल्स? क्या तुम अपने आप को सजा दोगी? एकांश ने यष्टि से पूछा। यष्टि ने एकांश को जवाब देते हुए कहा, इस समय बात अलग है। श्रेया इस समय हमारे बीच में है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं आपको अकेले मेरे साथ सोने दूंगी। और रही बात रूल्स तोड़ने की, तो आपके केस में तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगी। मैं आपसे कोई प्यार की वजह से शादी नहीं कर रही हूँ, ये आप भी जानते हैं। एकांश ने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, मुझे पे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सोने का। इनफैक्ट मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है। लेकिन अभी की कंडीशन को देखते हुए मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। एकांश ने यष्टि को अपने पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। यष्टि ने उससे आगे पूछा, जहां तक मुझे पता है श्रेया की मौसी अगले 3 दिन में शादी करने वाली हैं, तो आपने क्या सोचा है? एकांश ने यष्टि को अगला शॉक देते हुए कहा, हम कल ही शादी करेंगे और जल्दी अपनी मैरिज को रजिस्टर करा लेंगे। यष्टि की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या कहा? कल? इतनी जल्दी? ये तो कोई तैयारियां ही नहीं है। यष्टि ने एकांश से ये कहा तो एकांश ने जवाब दिया, तुम्हें किस तरह की तैयारियां करनी है? क्या तुम ये शादी अपने इंटरेस्ट से कर रही हो? यष्टि ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को दुल्हन के जोड़े में देखना है। कम से कम मैं अपनी ये इच्छा तो पूरी कर सकती हूँ ना, फिर भले ही मेरी शादी आपसे हो रही हो। यष्टि ने ये बोलते हुए मुंह बना लिया। एकांश ने यष्टि की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह में तुम सुनीता जी के साथ जाकर अपने लिए शॉपिंग कर सकती हो। आफ्टरनून में हमें मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाना है। कोर्ट मैरिज के लिए टाइम नहीं है, तो हमें घर पर शादी करके ही अपनी मैरिज रजिस्टर करनी होगी। एकांश ने अपनी बात पूरी की और वहां से उठकर वो अपने रूम में आ गया। एकांश का प्लान सिर्फ घर पर शादी करने का नहीं था, बल्कि मीडिया को बुलाकर इस न्यूज को पब्लिश करने का भी था, ताकि सबको उसकी शादी का पता चल जाए। यष्टि ने एक बार फिर सोचा, क्या सच में मेरी शादी होने वाली है? मैंने सिया को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, और उसे बाद में पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। इतना कहते हुए यष्टि वहां से उठी और श्रेया के माथे पर किस करके वो अपने रूम में आ गई। उसने सबसे पहले सिया को फोन किया। यष्टि ने दबी आवाज में सिया से कहा, हेलो सिया, मुझे तुझे कुछ बताना है। यष्टि ने इतना कहा ही था कि सिया, जो अभी आंखें मलते हुए नींद से जाग गई थी, बोली, हाँ बताना। ऐसी बात कल नहीं हो सकती क्या? यष्टि ने सिया से जोर देते हुए कहा, नहीं यार, अभी करनी है, वरना कल तो तू मेरा खून ही कर देगी। सिया ने यष्टि से बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, यार यष्टि, अब क्या कर दिया तूने? यष्टि ने भी एक ही सांस में बोल दिया, अभी कुछ नहीं किया, लेकिन कल करने जा रही हूँ। सिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, यार यष्टि, एक तो तूने रात को 11 बजे कॉल किया है, ऊपर से अजीब अजीब बातें करी है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या उस राक्षस ने फिर से तुझे परेशान किया? बता, मैं अभी आकर उसकी खबर लेती हूँ। सिया ने हल्की नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। यष्टि ने एक सांस में सिया से बोल दिया, यार मैं उस राक्षस से कल शादी कर रही हूँ। सिया की आंखें, जिनमें अभी हल्की नींद भरी थी, एकदम से खुल गई। उसने चौंकते हुए कहा, तू पागल तो नहीं हो गई है? होश में है ना? या तेरा ब्रेन लॉस्ट हो गया है? तुझे कोई और नहीं मिला शादी करने के लिए जो उस घमंडी इंसान से शादी करने जा रही है?
कहीं तुझे एक दिन में उससे प्यार तो नहीं हो गया? कल तो तू बड़े गुस्से में थी कि जॉब भी छोड़ना चाहती है, और अब सीधे शादी। यष्टि, तू मजाक कर रही है ना? यष्टि ने उसके सवालों पर लगाम लगाते हुए कहा, नहीं यार, मैं सीरियस हूँ और चाहती हूँ कि तू कल मेरी शादी में आए। सिया ने यष्टि को याद दिलाते हुए कहा, तुझे याद है ना कि उसने तेरे साथ कैसा बिहेव किया था? शादी के बाद तो उसे लाइसेंस मिल जाएगा तुझे टॉर्चर करने का। तो क्या उसकी गुलाम बनना चाहती है? यष्टि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, ये सब मैं सिर्फ श्रेया के लिए कर रही हूँ। सिया ने एकदम से लय में बोल दिया, तुझे पता है कि तू श्रेया में निक्की को ढूंढती है, लेकिन इसकी वजह से तू अपने आप को जिंदगी भर के लिए किसी से बांध तो नहीं सकती। सिया ने इतना ही कहा था कि यष्टि अब रोने लगी। सिया ने फौरन समझते हुए यष्टि से कहा, यार सॉरी अगर तुझे हर्ट हुआ हो तो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा सब सच है यष्टि। तो अपने आप को समझा क्यों नहीं लेती कि निक्की अब वापस नहीं आ सकती और श्रेया तेरी जिम्मेदारी नहीं है? यष्टि ने बुझी हुई आवाज में सिया से कहा, सिया, मैं कल तेरा इंतजार करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा अगर तू मेरी शादी में आए। इतना कहते हुए यष्टि ने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद यष्टि निक्की के बारे में ही सोचने लगी। निक्की उसकी सबसे छोटी बहन थी, जिसको उसने आज से 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जिसके बाद से उसके अपनी माँ से काफी मनमुटाव रहने लगे थे, क्योंकि वो उन्हें ही निक्की की मौत का जिम्मेदार मानती थी। जिस समय निक्की की मौत हुई थी वो सिर्फ 4 साल की थी। यष्टि किसी तरह रोते रोते सो गई। उसकी वो कड़वी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। सुबह जब यष्टि की आंख खुली तो आज उसके चेहरे पर रोज वाली रौनक नहीं थी। वो थोड़ी उदास थी। यष्टि उठते के साथ सबसे पहले श्रेया के रूम में गई। श्रेया अभी भी सो रही थी। यष्टि श्रेया के पास जाकर बैठी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, बेटा, मेरे होते हुए तुम अपने चाचा से कभी अलग नहीं होगी। मैं तुम्हें किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे खड़ूस चाचा से शादी ही क्यों ना करनी पड़े। यष्टि की आंखें ये सब बोलते हुए नम थी। जो यष्टि हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, आज मुरझाई हुई लग रही थी। उसकी जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन था। यष्टि श्रेया के पास थोड़ी देर बैठी ही थी कि श्रेया की आंख खुल गई और उसने उठकर सबसे पहले यष्टि को हक कर लिया। यष्टि ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुबह के 7 बज चुके थे। श्रेया को उसने जल्दी से रेडी किया और नीचे लेकर आई। श्रेया को अभी कोई अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके लिए क्या करने वाली है। यष्टि ने श्रेया को उसका ब्रेकफास्ट कराया। एकांश, जो इस समय घर पर नहीं था, सुनीता जी के पास उसका फोन आया। सुनीता जी, यष्टि को आप अपने साथ शॉपिंग पर ले जाइए, उसको दुल्हन का जोड़ा लेना है। उसकी इच्छा है कि वो दुल्हन बनकर ये शादी करे। ओके कांश बाबा, मैं उसे ले जाऊंगी। बोलकर सुनीता जी ने फोन रखकर यष्टि को रेडी होने के लिए कहा ताकि वो लोग शॉपिंग पर जा सके। आधे घंटे में सुनीता जी यष्टि और श्रेया को लेकर एक काफी बड़े डिजाइनर स्टोर पर पहुंच गई। इस समय भी उनके साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड मौजूद थे। यष्टि की तो यह समझ से बाहर ही था कि आखिर
इतनी सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? उस डिजाइनर शोरूम में यष्टि के लिए बेहद खूबसूरत और अच्छे ऑप्शंस थे। यष्टि ने अपने लिए एक मरून रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पसंद किया, लेकिन जब यष्टि ने उसका प्राइस पूछा तो उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। वो लहंगा पूरे 6 लाख का था, जिसे खरीदने की यष्टि की कोई औकात नहीं थी। असल में तो ये उसकी इच्छा थी कि वो इस तरह से रेडी होकर ये शादी करना चाहती थी, और वो ये सब अपने खर्च पर करना चाहती थी। यष्टि ने उस लहंगे को वहीं छोड़ दिया और सुनीता जी से वहां से चलने के लिए कहा, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि वो एक डिजाइनर स्टोर है, तो वहां के सभी कपड़े बेहद महंगे होंगे। यष्टि श्रेया का हाथ पकड़कर उसे स्टोर से बाहर निकाल लाई। उसकी नजर उस स्टोर के सामने वाले एक और स्टोर पर पड़ी। ये कोई डिजाइनर स्टोर नहीं था, लेकिन वहां पर भी काफी खूबसूरत ऑप्शंस मौजूद थे। यष्टि ने श्रेया को गोद में उठाया और उसे लेकर वो उस स्टोर में गई। इधर सुनीता जी ये सब देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि एकांश ने सुनीता जी से उसकी शॉपिंग का खर्च पे करने के लिए कहा था, लेकिन यष्टि वहां अपने खर्चे पर शॉपिंग करने आई थी। सुनीता जी सोच रही थी, अगर कोई और लड़की होती तो ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, लेकिन ये यष्टि किस तरह की लड़की है जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। सुनीता जी ने एकांश को कॉल लगाया। बेटा, हम लोग यहाँ आ गए हैं शॉपिंग के लिए। जैसा कि तुमने कहा था, यष्टि को एक लहंगा काफी पसंद भी आया था, लेकिन उसके प्राइस सुनकर वो बिना उसे लिए ही स्टोर से बाहर चली गई। अब शायद सामने के किसी स्टोर में अपने लिए लहंगा पसंद कर रही है। सुनीता जी की बात सुनकर एकांश थोड़ा हैरान हो गया। उसने सुनीता जी से कहा, अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप वो लहंगा पैक करवा लीजिए। वो आज अपनी शादी पर वही लहंगा पहनेगी। एकांश ने अपनी बात पूरी करते हुए फोन रखा और सुनीता जी ने वो लहंगा यष्टि के लिए खरीद लिया और उसे घर के एड्रेस पर डिलीवरी करने के लिए बोलकर वो यष्टि के पास गई। यष्टि ने अपने मन को मनाते हुए कहा, एक काम करती हूँ कि मैं मेरी माँ की साड़ी पहनकर ही शादी करूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतना कहते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और कार में आकर सुनीता जी के साथ बैठ गई। वो घर वापस आई तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके दिमाग में यही चल रहा था, मैं तो अपनी खुशियां भी अफोर्ड नहीं कर सकती। कितनी इच्छा थी मेरी ब्राइडल लुक में शादी करने की, लेकिन सिर्फ सपने देखने से ही सपने पूरे नहीं होते। ये सोचकर उसने श्रेया को गोद में उठाया और वो उसके रूम में ले जाकर उसे सुलाने लगी। कुछ टाइम में वो समय आने वाला था जब यष्टि और एकांश की शादी होने वाली थी। बाहर गार्डन में उनके मंडप की तैयारियां चल रही थी। यष्टि के दिल की धड़कनें अब बढ़ने लगी। श्रेया को सुलाकर यष्टि उठकर विंडो तक गई। उसने वहां से एक नजर झांक कर बाहर हो रही तैयारियां देखी। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी। अभी तक तो उसके खुद के भाई तक को उसकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यष्टि ने श्रेया को सुला दिया था और अब वो अपने रूम में वापस आ गई। उसने जाकर देखा तो बेड पर उसके लिए एक पैकेट रखा था। उसने उस पैकेट को खोला तो उसमें वही मरून कलर का लहंगा था जो उसने आज डिजाइनर स्टोर पर पसंद किया था। लेकिन वो यहाँ कैसे? सोचती हुई यष्टि दौड़ती हुई नीचे आई सुनीता जी के पास। यष्टि ने सुनीता जी से कहा, सुनीता जी, आपको ये लहंगा खरीदने की क्या जरूरत थी? मैं अपनी माँ की साड़ी पहनकर भी शादी कर सकती थी। बेटा, एकांश बाबा ने बोला था कि तुम्हारे लिए एक ड्रेस खरीद लूं। अब तुम यही पहनना। वैसे भी उन्होंने कुछ रिपोर्टर्स को भी बुला रखा है, तो वो चाहते हैं कि उनकी दुल्हन
सबसे खूबसूरत लगे। सुनीता जी ने यष्टि को समझाते हुए कहा। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि उन्हें मेरी पसंद की फिक्र हो रही थी, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। ओके, ठीक है। बोलते हुए यष्टि अपने रूम में वापस चली गई रेडी होने। यष्टि ने जाकर वो लहंगा पहना और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ही थी कि तभी उसके रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने अंदर आने के लिए कहा तो वो सिया थी। सिया को देखकर यष्टि का चेहरा एकदम से खिल गया। यष्टि फौरन सिया के पास गई और उसे कसकर हग कर लिया। सिया ने यष्टि से पूछा, कैसी है तू? लगता है तूने पक्का फैसला कर लिया ये शादी करने का। यष्टि ने कहा, हाँ। सिया ने यष्टि का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक बार विद्युत के बारे में ही सोच लेती। यष्टि ने नाराजगी दिखाते हुए उससे पूछा, यार, अब ये विद्युत कहाँ से आ गया बीच में? तो ये बहाने लाती कहाँ से है? सिया ने यष्टि की चुटकी लेते हुए कहा, वो तुझसे प्यार करता है, भूल गई क्या? यष्टि ने उसे जवाब दिया, क्या उसने तुझे ऐसा कहा है? नहीं ना। और वैसे भी अगर वो मुझे पसंद भी करता तो मैं उसे पसंद नहीं करती। बेटर होगा कि जब तू यहाँ आ चुकी है तो इस शादी में शामिल हो जा। वैसे भी यहाँ तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। इतना कहते हुए यष्टि एक बार फिर से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर बैठ गई। यष्टि का लहंगा देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और महंगा लग रहा था। साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी थी। सिया यष्टि को तैयार कर रही थी। यष्टि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे रंग पर वो मरून कलर का लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने हाथों में चूड़ा पहना हुआ था और बालों को उसने फोल्ड करके चूड़ा बना रखा था, जिसमें से कुछ लटें उसके कंधों और चेहरे पर बिखर रही थी। लिप्स पर उसने रेड कलर की ही लिपस्टिक लगाई थी, जिससे उसके लिप्स उसके फेस पर हाईलाइट होने लगे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर एकांश की भी सांसें आज थम जाने वाली थी। सिया ने उसका काफी अच्छे से ब्राइडल मेकअप किया था। सिया ने भी अब जल्दी से चेंज किया और दोनों बस अब यष्टि को बुलाने का वेट करने लगे। यष्टि के हाथों और पांव पर उसने शगुन के लिए महावर लगा दिया था, क्योंकि उसको मेहंदी की रस्म के लिए टाइम नहीं मिला था। जैसे जैसे समय पास आ रहा था, यष्टि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आखिरकार सुनीता जी ने यष्टि के रूम का डोर खोला और उसे कहा, चलो बेटा, एकांश बुला रहा है तुम्हें। इतना कहते ही सुनीता जी की नजरें यष्टि के ऊपर ठहर गईं। उन्होंने उसके नजदीक जाते हुए उसको एक काला टीका लगाया और आहिस्ता से यष्टि से कहा, श्रेया के लिए ये सब कुछ करने के लिए थैंक यू बेटा। और इतना कहते हुए वो यष्टि को लेकर बाहर आ गई। एकांश पहले ही वहां पर मौजूद था। उसने ऑफ वाइट कलर का एक डिजाइनर कुर्ता और पाजामा पहना हुआ था, जिसके ऊपर से उसने एक वेस्ट कोट पहना था। ये कंप्लीट इंडियन वेयर था, जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी ज्यादा जच रहा था। एथनिक वेयर में उसका लुक और एनहेंस हो रहा था। यष्टि को लेकर सुनीता जी गार्डन एरिया तक आई तो एकांश की नजर यष्टि से टकरा गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे कदमों से मंडप की तरफ आते हुए यष्टि एकांश के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। यष्टि एकांश के पास आकर खड़ी हुई तो उसके अंदर से आने वाली वो भीनी भीनी खुशबू आसपास के माहौल को काफी खुशनुमा बना रही थी। सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा, जल्दी से वरमाला की रस्म करो और यष्टि को वरमाला पहनाओ। सुनीता जी की आवाज से एकांश का ध्यान टूट गया। उसने वरमाला यष्टि के गले में डाली। अब यष्टि की बारी थी एकांश को वरमाला पहनाने की। यष्टि ने भी थोड़ा उचक कर एकांश के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद दोनों ने फेरे लिए और अब एकांश ने
यष्टि को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। यष्टि और एकांश आज शादी के बंधन में बंध गए थे। श्रेया ही वो कड़ी थी जिसने यष्टि और एकांश को शादी के इस बंधन में बांध दिया था। अब एकांश ने यष्टि का हाथ पकड़ा और गेट पर वेट कर रहे रिपोर्टर्स को अंदर लाने के लिए कहा। उसके लिए इस शादी को मीडिया में पब्लिश करना बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा, वरना वो अपनी लाइफ को मीडिया में ज्यादा एक्सपोज नहीं करता था। यष्टि को अपने साथ वो गार्डन में लगे हुए सोफे तक लेकर आया और यष्टि के साथ सोफे पर बैठकर दोनों के कुछ कपल पिक्स खिंचवाने के लिए कहा। फोटोग्राफर ने एकांश से कहा, सर, मैडम के थोड़ा क्लोज आइए ना, उनके शोल्डर पर या कमर पर हाथ रखिए। आप लोगों की नई नई शादी हुई है, वो दिखाई तो देना चाहिए ना फोटोज में। एकांश ने गुस्से में कहा, लिसन, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। एकांश के गुस्से से फोटोग्राफर घबरा गया। उसे समझ आया कि ये सब बातें यहाँ काम नहीं करेंगी। लेकिन तभी सुनीता जी ने एकांश से कहा, बेटा, ये फोटोग्राफर